Hello students, this is Sonam Srivastava from City Group of College. Today I am here to take a lecture of Public Finance, which is a subject of BCom third semester. Students, we have already taken a lecture of Public Finance in which we have done the meaning and scope of Public Finance, जिसमें हमने राजस्व या लोक वित्त के मीनिंग और क्षेत्र के बारे में पढ़ लिया था. आज हम आगे बढ़ते हैं नेचर और इम्पोर्टेंस ऑफ पब्लिक फाइनेंस की तरफ. ठीक है बेटा, तो आगे बढ़ने से पहले जस्ट अ स्मॉल रिवीजन हम लोग कर लेते हैं कि पब्लिक फाइनेंस क्या होता है. पब्लिक फाइनेंस इज सिंपली स्टडी ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट. ओके, ऐसा सब्जेक्ट, ऐसी स्टडी जहाँ पर हम रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट के बारे में पढ़ते हैं और ये पढ़ते हैं कि गवर्नमेंट कैसे इससे कंट्री का ग्रोथ और वेलफेयर अचीव करता है. ठीक है, तो चलिए बेटा हम लोग आज के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है नेचर ऑफ पब्लिक फाइनेंस. Nature of public finance implies whether it is a science or art or both. ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि क्या पब्लिक फिनेंस साइंस है, आर्ट है या दोनों है. पब्लिक फिनेंस इज़ अ साइंस. पब्लिक फिनेंस साइंस है. क्यों साइंस है? उसमें ऐसे कौन से फीचर्स हैं कि जिसकी वजह से हम उसको साइंस कह सकते हैं. चलिए देखते हैं. साइंस इज़ अ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एनी सब्जेक्ट which studies casual relationship between facts. साइंस क्या है? साइंस इज़ अ सिस्टमैटिक स्टडी. एक सिस्टमैटिक स्टडी है किसी भी सब्जेक्ट के जहाँ पर हम कैजुअल रिलेशनशिप फैक्ट्स के बारे में जानते हैं या पढ़ते हैं. ठीक है, तो बेटा एक सिस्टमैटिक एक सिस्टम से चलता है, एक प्रोसेस से चलता है, एक फ्लो से चलता है. ऐसा नहीं कि आप कुछ भी अपनी मर्जी से उसमें कर देंगे. ठीक है, उसको स्टडी करने का एक प्रोसेस है, हम उसको फॉलो करते हैं, इसीलिए उसको सिस्टमैटिक स्टडी कहा गया है. ठीक है, साइंस को हम लोग इसीलिए सिस्टमैटिक स्टडी कहते हैं. और कैजुअल रिलेशनशिप बिटवीन फैक्ट्स. फैक्ट्स क्या होता है बेटा? फैक्ट्स मीन्स एक ऐसी चीज़ या एक ऐसी फिलॉसफी या एक ऐसी चीज़ जिसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं. जैसे कि वी ऑल नो दैट वी ब्रीथ ऑक्सीजन एंड वी एक्सेल कार्बन डाइऑक्साइड. दिस इज़ अ फैक्ट. इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं. ओके, तो क्यों पब्लिक फाइनेंस को भी जो है साइंस कहा गया है? उसमें ऐसी क्या फैक्ट्स की स्टडी करते हैं हम लोग? चलिए देखते हैं. Public finance is a systematic study relating to revenue and expenditure of government. पब्लिक फाइनेंस में हम रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट के एक प्रॉपर सिस्टमैटिक स्टडी उनके बारे में करते हैं, इसीलिए पब्लिक फाइनेंस को हम साइंस कहते हैं. ठीक है बेटा, कैसे सिस्टमैटिक स्टडी करते हैं? हम लोग प्रीवियस ईयर के डेटा को एनालाइज करते हैं, उसको देखते हैं, उसको चेक करते हैं. तो ये एक तरह का सिस्टमैटिक स्टडी होता है. और भी बहुत से ऐसी तरीके से हम लोग सिस्टमैटिक वे में कुछ फाइंडिंग्स करते हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि पब्लिक फाइनेंस इज़ अ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट. आगे देखते हैं. इट ऑल्सो स्टडीज़ द कैजुअल रिलेशनशिप बिटवीन फैक्ट्स रिलेटिंग टू रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट. एक कैजुअल रिलेशनशिप पढ़ते हैं जो हमारे फैक्ट्स होते हैं रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर से रिलेटेड. तो बेटा जैसे हमारे प्रीवियस ईयर के डेटा आप चेक करते हैं, उसमें क्या ग्रोथ होती है, कहाँ पे गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर किया, किस सेक्टर में पैसा लगाया और उससे हमको क्या अचीवमेंट्स हुए. तो ये सब चीज़ें जब हम स्टडी करते हैं तभी हम आगे बता सकते हैं कि व्हाट वी आर सपोज टू डू नाउ. इसीलिए जब इस तरह की स्टडी को हम करते हैं तो हम उसको साइंस कहते हैं. तो इसीलिए पब्लिक फाइनेंस को भी हम साइंस कह सकते हैं. ओके, अब देखते हैं पब्लिक फाइनेंस आर्ट है, क्यों आर्ट है या क्यों नहीं आर्ट है. ठीक है, पब्लिक फाइनेंस इज़ एन आर्ट.
In the words of Jane Keynes, art is the application of knowledge for achieving definite objectives. जेन कीन्स बहुत फेमस इकोनॉमिस्ट हैं, इनका नाम हम सब लोग जानते हैं। तो इन्होंने क्या कहा है कि आर्ट क्या है, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज फॉर अचीविंग डेफिनेट ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, हमारी प्रीवियस नॉलेज को जब हम यूज़ करते हैं कुछ डेफिनेट ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, तब उसको हम आर्ट कहते हैं। ये एक पब्लिक फाइनेंस क्यों आर्ट है, उसमें ऐसा कौन सा फीचर है जो आर्ट से मिलता जुलता है, चलिए देखते हैं। Fiscal policy, which is an important instrument of public finance, makes use of the knowledge of government's revenue and expenditure to achieve the objectives of full employment, economic equality, economic development, and price stability, etc. ठीक है, पब्लिक फिस्कल पॉलिसी या राजकोषीय नीति एक इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट या टूल है पब्लिक फाइनेंस को का, जिसको यूज़ करके हम गवर्नमेंट की जो रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर है उससे हम बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स अचीव करते हैं, जैसे कि फुल एम्प्लॉयमेंट या संपूर्ण रोज़गार, जिसको हम कह सकते हैं कि पूरी इकॉनमी में सबको रोज़गार मिल रहा है, कोई ऐसा नहीं है जिसको रोज़गार या एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही है। ठीक है, इकोनॉमिक इक्वालिटी मतलब पुअर और रिच के बीच का जो डिफरेंस है वो बहुत कम है, कोई इकोनॉमिक अनसेटिस्फैक्शन हमारी इकॉनमी में नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है कि रिच और पुअर का जो है डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो तो डिससेटिस्फैक्शन होता है। तो इसको हम हटा करके जब कहते हैं तो उसको हम इकोनॉमिक इक्वालिटी कहते हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड प्राइस स्टेबिलिटी, हम सबको पता है कि एक अच्छी इकॉनमी में इकोनॉमिक डेवलपमेंट या डेवलपमेंट प्रॉपर का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, प्राइस स्टेबिलिटी जब हमारे प्राइसेस गुड्स के बहुत ज़्यादा अनस्टेबल नहीं होते हैं। ठीक है, बहुत चेंज नहीं होता है, गुड्स की जो प्राइसेस हैं वो स्टेबल रहते हैं, तो इट्स अ गुड फीचर ऑफ एनी इकॉनमी। ये एक प्राइस की स्टेबिलिटी का होना किसी भी इकॉनमी के लिए एक अच्छा फीचर है या अच्छा साइन है। ठीक है, तो ये सब जब हम अचीव करते हैं पब्लिक फाइनेंस के टूल फिस्कल पॉलिसी को यूज़ करके, तो हम कहते हैं कि पब्लिक फाइनेंस इज़ एन आर्ट ऑल्सो। ठीक है, आगे देखते हैं। टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक इक्वालिटी, टैक्सेस आर लेवीड एट प्रोग्रेसिव रेट। और हम क्या कर सकते हैं, जो है अपने ऑब्जेक्टिव इकोनॉमिक्स इक्वालिटी को अचीव करने के लिए हम टैक्स या कर लगाते हैं जो कि प्रोग्रेसिव नेचर का होता है। प्रोग्रेसिव नेचर का क्या मतलब होता है बेटा, कि जैसे जैसे हमारी इकॉनमी प्रोग्रेस करती है वैसे वैसे हमारा टैक्स भी प्रोग्रेस करता है या आगे बढ़ता है। ठीक है, तो जैसे किसी प्रीवियस ईयर में हमारा टैक्सेशन 5% था, तो आगे हो सकता जैसे इकॉनमी प्रोग्रेस की उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट हमसे कह सकती है कि आप 5.25 अपनी इनकम का टैक्स दीजिए या 5.5 दीजिए, 5.5% दीजिए। तो इसको हम प्रोग्रेसिव रेट से कहते हैं। ठीक है, और जब हम टैक्स लगाते हैं तो हम अपनी इकॉनमी में इकोनॉमिक इक्वालिटी की गोल को अचीव करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ लेविंग टैक्स इज़ सर्टनली एन आर्ट। जो तरीके से हम प्रोसेस से हम टैक्स लगाते हैं या कर लगाते हैं उसको हम आर्ट कहते हैं। ठीक है, क्योंकि बेटा जब हम टैक्स लगाते हैं तो बहुत सारी स्टडी हमको करनी पड़ती है, हमको ये देखना रहता है कि कितना टैक्स गवर्नमेंट लगाना चाहती है, कितना लगा सकती है कि हमारी इकॉनमी में डिससेटिस्फैक्शन ना हो। ठीक है, और कितना कम भी नहीं लगाना चाहिए, नहीं तो उससे भी नुकसान हो सकता है। तो ये सब स्टडी करके ही हम एक टैक्स रेट पे पहुंचते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको आर्ट कहते हैं। ओके, बजट मेकिंग इज़ एन आर्ट इट्सेल्फ। बजट मेकिंग, जैसे हम हर साल अपने घर का बजट बनाते हैं वैसे ही गवर्नमेंट भी अपना बजट बनाती है, तो बजट मेकिंग भी एक आर्ट है। क्यों आर्ट है, क्योंकि हमको उसमें ये देखना पड़ता है कि जैसे हमारी इनकम हुई या कहाँ से हमारी इनकम हुई, तो उसको किस तरह से एक्सपेंडिचर करना है अपनी इनकम को कि हम वेलफेयर अचीव कर सकते हैं अपनी इकॉनमी का, हम ग्रोथ अचीव कर सकते हैं अपनी इकॉनमी की। ठीक है, तो ये इसीलिए इसको भी हम आर्ट कहते हैं। आगे देखते हैं। पब्लिक
A study of public finance is helpful in solving many practical problems. Public finance is therefore an art also. पब्लिक फिनांस हमको बहुत हेल्प करता है बहुत छोटे छोटे और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में, ठीक है, इकॉनमी की। तो इसीलिए पब्लिक फिनांस को हम आर्ट भी कहते हैं, ठीक है। तो बेटा इसको पढ़ने के बाद हमने ये समझा कि पब्लिक फिनांस में आर्ट और साइंस दोनों के फीचर्स मिलते हैं, इसीलिए पब्लिक फिनांस आर्ट और साइंस दोनों है। ओके, नाउ मूविंग फर्दर, अब हम लोग देखेंगे कि इम्पॉर्टेंस ऑफ पब्लिक फाइनेंस क्या है, क्यों हम पब्लिक फाइनेंस पढ़ते हैं, क्या इसकी इम्पॉर्टेंस है, क्या ये ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है पढ़ना। चलिए देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट है स्टेडी स्टेट इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। हम सबको एक प्रॉपर स्टेडी इकोनॉमिक ग्रोथ रेट चाहिए होता है, हर इकॉनमी की रिक्वायरमेंट है, तो इसीलिए हमको पब्लिक फाइनेंस पढ़ना पड़ता है। इस पॉइंट में क्या है चलिए देखते हैं। गवर्नमेंट फाइनेंस इज़ इम्पॉर्टेंट टू अचीव सस्टेनेबल हाई इकोनॉमिक ग्रोथ रेट। जो हमारा गवर्नमेंट का फाइनेंस है वो बहुत ज़रूरी होता है एक हाई इकोनॉमिक ग्रोथ रेट को अचीव करने के लिए। बेटा हम सबको पता है कि फाइनेंस बहुत एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है किसी भी इकॉनमी के डेवलपमेंट या ग्रोथ का, ठीक है। आगे देखते हैं। द गवर्नमेंट यूजेस द फिस्कल टूल्स इन ऑर्डर टू ब्रिंग increase in both aggregate demand and aggregate supply. The tools are taxes, public debt and public expenditure and so on. तो बेटा जो फिस्कल पॉलिसी या राजकोषीय नीति के हमारे जो भी टूल्स हैं जैसे कि टैक्स है, पब्लिक डेट है, पब्लिक एक्सपेंडिचर है, इन सब को यूज़ करके गवर्नमेंट एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई को इंक्रीज़ करने की कोशिश करती है और उसी से हम आगे अपना इकोनॉमिक ग्रोथ रेट भी अचीव कर सकते हैं, ठीक है। एग्रीगेट डिमांड क्या होता है? एग्रीगेट डिमांड होती है टोटल डिमांड किसी भी इकॉनमी की, सम टोटल ऑफ ऑल द डिमांड्स इन अ ईयर। उसी तरह से एग्रीगेट सप्लाई द सम टोटल ऑफ टोटल सप्लाई ऑफ एन इकॉनमी इन अ ईयर, ठीक है। तो ये बेटा जब हमारी डिमांड और सप्लाई बढ़ेगी तो हमारा ग्रोथ रेट भी बढ़ेगा, ठीक है। तो अगेन पब्लिक फाइनेंस का जो है फिस्कल पॉलिसी का जो टूल है वो हमको एक स्टेडी ग्रोथ रेट अचीव करने की में हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। प्राइस स्टेबिलिटी। प्राइस स्टेबिलिटी या मूल्यों में स्थिरता, इसमें क्या है चलिए देखते हैं। द गवर्नमेंट यूजेस द पब्लिक फाइनेंस इन ऑर्डर टू ओवरकम इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। During inflation, it reduces the indirect taxes and general expenditures, but increases direct taxes and capital expenditure. It collects internal public debt and mobilizes for investment. ठीक है, क्या कह रहा है? गवर्नमेंट पब्लिक फाइनेंस को यूज़ करके इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की जो सिचुएशन इकॉनमी में आती है तो उसको ओवरकम करने की कोशिश करता है, उसको ख़त्म करने की कोशिश करता है या उसके इफ़ेक्ट्स को कम करने की कोशिश करता है। कैसे? जब इन्फ्लेशन आता है तब गवर्नमेंट इनडायरेक्ट टैक्स और जनरल एक्सपेंडिचर को कम कर देता है और डायरेक्ट टैक्सेस और कैपिटल एक्सपेंडिचर को इंक्रीज़ कर देता है। इससे हमारे इन्फ्लेशन के इफ़ेक्ट्स कुछ कम हो जाते हैं, ठीक है। बेटा इनडायरेक्ट टैक्स में आपका वैट आ जाता है। जनरल एक्सपेंडिचर जो आपके जनरल नेचर के होते हैं, ठीक है, रूटीन नेचर के होते हैं, उनको हम जनरल एक्सपेंडिचर्स कहते हैं। और डायरेक्ट टैक्सेस आपका इनकम टैक्स होता है और कैपिटल एक्सपेंडिचर्स आपके इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो हेवी एक्सपेंडिचर्स होते हैं उनको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंडर डालते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। इट कलेक्ट्स इंटरनल पब्लिक डेट एंड मोबिलाइजेस फॉर इन्वेस्टमेंट। वो अपनी पब्लिक से बोरोइंग्स लेता है। हमने पहले भी देखा है पब्लिक डेट का मतलब होता है बोरोइंग्स, ठीक है। इंटरनल पब्लिक डेट का मतलब होता है अपनी पब्लिक से पैसे उधार लेना या डेट लेना, ठीक है, या लोन लेना, और उसी फंड को वो मोबिलाइज करता है इन्वेस्टमेंट के लिए, ठीक है। इन केस ऑफ डिफ्लेशन द पॉलिसी इज़ जस्ट रिवर्स्ड। जब हमारी इकॉनमी में डिफ्लेशन आता है
तो हम लोग जस्ट इस पॉलिसी का रिवर्स फॉलो करते हैं और हम अपनी डिफ्लेशन की सिचुएशन को भी ओवरकम करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी या आर्थिक स्थिरता हम ये कैसे अचीव कर सकते हैं? द गवर्नमेंट यूजेस द फिस्कल टूल्स टू स्टेबलाइज द इकोनॉमी। During prosperity, the government imposes more tax and raises internal public debt. The amount is used to repay foreign debt and invention. The internal expenditures are reduced during recession. The case is just reversed. चलिए देखते हैं। द गवर्नमेंट यूजेस फिजिकल टूल्स टू स्टेबलाइज द इकॉनमी। गवर्नमेंट अपने फिजिकल पॉलिसी के टूल्स को यूज़ करके इकॉनमी को स्टेबलाइज करने की कोशिश करती है। जब प्रॉस्पैरिटी होती है या अच्छा समय आता है, जब हमारी इकॉनमी बहुत ग्रो कर रही होती है, हम अच्छा अर्न कर रहे होते हैं, रेवेन्यू अच्छा आ रहा होता है गवर्नमेंट के पास, तब गवर्नमेंट क्या करती है? मोर टैक्स लगाती है और पब्लिक डेट भी इंक्रीज़ कर देती है। ठीक है, और उसी अमाउंट से जो हमने अर्न किया है टैक्सेशन से और पब्लिक डेट से, उसी से हम अपना फॉरेन डेट और इन्वेंशन का जो भी कॉस्ट आया रहता है उसको हम पे करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि हमारा फॉरेन डेट का फिगर कम हो और हम बेटर इकॉनमी की तरफ बढ़ सकें। द इंटरनल एक्सपेंडिचर्स आर रिड्यूस। हमारे इंटरनल एक्सपेंडिचर्स को कम करने की गवर्नमेंट कोशिश करती है। और रिसेशन की सिचुएशन में या जब डल आता है या बहुत अच्छी इकॉनमी आपकी नहीं चल रही होती है तो हम रिवर्स कर देते हैं, मतलब कि हम टैक्सेस कम कर देते हैं और पब्लिक इंटरनल डेट को कम कर देते हैं। ठीक है, तो हमारा जो स्टेबलाइजेशन ऑफ इकॉनमी का जो गोल है वो अचीव हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं बेटा, जो कि है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, द गवर्नमेंट uses the revenues and expenditures of itself in order to reduce inequality. ठीक है, क्या करती है गवर्नमेंट? अपने रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर को यूज़ करके अपनी इकॉनमी में इनइक्वालिटी को कम करती, असमानता को कम करती है। सब चाहते हैं कि समानता हो अपनी इकॉनमी में, इक्वालिटी हो। ठीक है, तो जब गवर्नमेंट अपने रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर को प्रॉपरली यूज़ करती है तो हमारी इकॉनमी में इक्वालिटी आती है। आगे देखते हैं। इफ़ देयर इज़ हाई डिस्पैरिटी इट इम्पोजेस मोर टैक्स ऑन इनकम, profits and properties of rich people and on the goods they consume. The money is used for the benefit of poor people through subsidies, allowances and other type of direct and indirect benefits to them. ठीक है, गवर्नमेंट क्या करती है जब उसको लगता है कि बहुत ज़्यादा हाई डिस्पैरिटी है, हाई डिस्पैरिटी का मतलब है बहुत डिफरेंस है रिच और पुअर की इनकम में, तब वो क्या करती है? ज़्यादा टैक्स लगा देती है। जो है आपके जो रिच सेक्टर है, रिच जो है जो हाई इनकम ग्रोथ के सेक्टर्स हैं, लोग हैं या वेल्दी लोग हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ पर टैक्स लगा देती है और जो गुड्स वो कंज्यूम करते हैं जैसे लग्जरीज़ हैं उस पर ज़्यादा टैक्स लगा देती है। ठीक है, और जो मनी उससे कलेक्ट होता है उससे वो पुअर पीपल के लिए कुछ करती है, जैसे कि सब्सिडीज़ प्रोवाइड करती है। हम सबको पता है कि गवर्नमेंट हमको बहुत सारी चीज़ों में सब्सिडीज़ देती है, जैसे LPG गैसेस हमारी जो होती हैं उसको हमको सब्सिडाइज रेट पे मिलती है, और भी बहुत सी चीज़ों पे हमको गवर्नमेंट सब्सिडीज़ देती है, अलाउंसेस देती है, और भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बेनिफिट्स पर खर्च करती है। जैसे आपके मिड डे मील के प्रोग्राम्स चलते हैं, तो वो सारे जो एक्सपेंडिचर हैं बेटा वो गवर्नमेंट अपने रेवेन्यू से ही तो पूरा करती है। ठीक है, तो जब गवर्नमेंट को लगता है कि रिच और पुअर का डिफरेंस बहुत ज़्यादा उसकी इकॉनमी में बढ़ गया है, तब वो जो है टैक्सेस बढ़ा देती है रिच लोगों पर और इक्वालिटी अचीव करने की कोशिश करती है अपनी इकॉनमी में। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, प्रॉपर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। The government finance is important for proper utilization of
man-made and human resources. For it, on the production and sales of less desirable goods, the government imposes more tax and provides subsidies or imposes taxes lightly on more desirable goods. जो है देखते हैं इसमें क्या है, द गवर्नमेंट फाइनेंस यूज़ करता है अपना प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल और मैन मेड रिसोर्सेज को. ठीक है, अगर हमारी इकॉनमी में प्रॉपर यूज़ नहीं किया जाएगा अपने रिसोर्सेज को, तो बेटा हमारी इकॉनमी प्रॉपर ग्रो नहीं करेगी. ठीक है, और कैसे हम इसको अचीव कर सकते हैं, जो हमारा प्रोडक्शन और सेल्स है लेस डिज़ायरेबल गुड्स का, उस पर ध्यान दे करके गवर्नमेंट क्या करती है, मोर टैक्स लगा सकती है और प्रोवाइड कर सकती है सब्सिडी. ठीक है, और लेस डिज़ायरेबल जो गुड्स हैं या जो है जो मोर डिज़ायरेबल जो लेस डिज़ायरेबल गुड्स हैं उनके ऊपर कम टैक्स लगा सकती है, जो मोर डिज़ायरेबल गुड्स हैं उन पर ज़्यादा टैक्स लगा सकती है. ठीक है, तो इस तरह से हम अपने रिसोर्सेज को प्रॉपर एलोकेट करते हैं या डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अपनी इकॉनमी में वेलफेयर और ग्रोथ अचीव करने के लिए. आगे बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, बैलेंस ग्रोथ या बैलेंस डेवलपमेंट. The government uses the revenues and expenditure in order to erase the gap between urban and rural agricultural and industrial sector. For it, government allocates the budget for infrastructural development in rural areas and direct economic benefits to the rural people. गवर्नमेंट कैसे बैलेंस डेवलपमेंट अचीव करती है, जो उसके रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर होता है उसको वो प्रॉपर यूज़ करती है अर्बन और रूरल सेक्टर के बीच के डिफरेंस को ख़त्म करने का. गवर्नमेंट क्या करती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करती है रूरल सेक्टर में, और रूरल सेक्टर के लोगों को बहुत सारे डायरेक्ट बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाते हैं. हम सबको पता है बेटा, हर साल गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम्स लॉन्च करती है जिसका बेनिफिट्स डायरेक्टली पुअर पीपल या रूरल पीपल के लिए होता है. ठीक है, ऐसा करके गवर्नमेंट बैलेंस डेवलपमेंट अचीव करने की कोशिश करती है. नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट. द गवर्नमेंट प्रमोट्स द एक्सपोर्ट imposing less tax or exempting from the taxes or providing subsidies to the export oriented goods. बेटा हम सबको पता है कि इकॉनमी में एक्सपोर्ट की बहुत इम्पोर्टेंस होती है. ठीक है, निर्यात या एक्सपोर्ट ये हर इकॉनमी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट बेस होता है. ठीक है, तो हमारी गवर्नमेंट भी चाहती है कि हमारे यहाँ एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा हो. उसको बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट बहुत सारे हमको बेनिफिट्स प्रोवाइड करती है एक्सपोर्ट पे. वो एक्सपोर्ट गुड्स पे कम टैक्स लगाती है या कभी कभी एग्जेम्प्ट भी कर देती है उनको टैक्स से, और साथ में बहुत सारे एक्सपोर्ट ओरिएंटेड गुड्स पे सब्सिडीज़ भी प्रोवाइड किए जाते हैं गवर्नमेंट के थ्रू, जिससे हमारा एक्सपोर्ट बढ़े. ठीक है, इट मे सप्लाई द इनपुट्स एट द सब्सिडाइज प्राइस, इट इम्पोजेज मोर टैक्सेस ऑन इम्पोर्ट्स एंड सो ऑन. और क्या करती है, जो आपके गुड्स हैं जिससे आपके एक्सपोर्ट गुड्स बनते हैं उन गुड्स पे या उन रॉ मटेरियल को वो सब्सिडाइज़ कर देती है या उन पे रेट्स कम कर देती है. ठीक है, जिससे कि आप इजीली उन गुड्स को परचेज़ करके अपने गुड्स को बना सकें और एक्सपोर्ट कर सकें, और साथ में आपकी कॉस्ट भी कम आ जाए. और क्या करती है गवर्नमेंट अपने इंपोर्ट्स पे ज़्यादा टैक्स लगा देती है जिससे लोग कम से कम चीज़ों को इंपोर्ट्स करें. ठीक है, आगे देखते हैं इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट. और हमारी गवर्नमेंट क्या करती है, द गवर्नमेंट कलेक्ट्स रेवेन्यूज़ and spends for the construction of infrastructure. It has to keep peace, justice and security too. It has to bring socio-economic reformation too. For all these things, it uses the revenue and expenditure as fiscal tools. बेटा गवर्नमेंट अपना जो इनकम होता है उसको इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कराने में, अपनी इकॉनमी में पीस एंड सिक्योरिटी
अचीव करने के लिए भी खर्च करती है। इससे हमारी इकॉनमी में सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स होते हैं या सोशियो इकोनॉमिक जो है ग्रोथ अचीव कर सकते हैं। और इन सारी चीज़ों को अचीव करने के लिए अगेन गवर्नमेंट हमारे जो रेवेन्यूज़ एंड एक्सपेंडिचर्स हैं और फिजिकल टूल्स के हेल्प से यूज़ करती है। ठीक है, तो बेटा ये लेक्चर आज का हमारा फिनिश हो रहा है। तो हमने आज के लेक्चर में ये पढ़ा कि साइंस और आर्ट क्यों होता है पब्लिक फ़िनांस, और पब्लिक फ़िनांस की क्या इम्पोर्टेंस है, क्यों हमको पब्लिक फ़िनांस पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए गुड बाय। नेक्स्ट टॉपिक्स हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में देखते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।